ये स्टोरी है एने फ्रैंक की। एक ऐसी लड़की जिसका जन्म जर्मनी में हुआ और बाद में वो नीदरलैंड्स में सेटल हो गई। तो ये डायरी उन्होंने 1942 से लेके 1944 के बीच में लिखी थी और तब लिखी थी जब हिटलर की जो नाज़ी आर्मी थी उन्होंने नीदरलैंड्स को कैप्चर कर लिया था। तब एनी का जो फैमिली था ये एक सीक्रेट एनेक्स मतलब एक गुप्त कमरे में जाकर छिप कर रहा। तो उस 2 साल में उसने जो ज़िंदगी का डर फेस किया, जो ज़िंदगी को लेकर होप फेस करी, उसकी एडोलेसेंस की एज में जो चेंजेस आए और जो फैमिली प्रॉब्लम्स थी, उन सबको उसने इस डायरी में लिखा। और डायरी को उसने हर वक्त किटी करके कंसिडर किया है ताकि उसे लगे कि वो उसकी फ्रेंड है। तो जब ये युद्ध खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इसके बाद एने फ्रैंक की फैमिली में सब लोग मर गए थे उसके पिताजी को छोड़कर। तो उन्हें अपनी बेटी की ये डायरी मिली और उन्होंने इस डायरी को एक बुक के रूप में छपवाया ताकि दुनिया को जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में जर्मनी के ज्यूइश लोगों पर जो कहर ढाया गया था, उनके साथ जो अत्याचार करे गए थे, उनके बारे में सबको पता चले, इसलिए उन्होंने इस बुक को छपवाया। और ये बुक जो है वो रियलिटी बेस्ड है। जब ये बुक छपी तो इसकी हार्डली 3000 कॉपीज प्रिंट हुई थी, लेकिन बाद में ये बुक इतनी पॉपुलर हुई कि इसे 70 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। आज इस बुक की 30 मिलियन मीन्स 3 करोड़ से भी ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी है। तो ये जो चैप्टर है ये उस डायरी का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें उस यंग गर्ल की लाइफ बताई गई है 2 ईयर्स में 1942 से लेके 44 के बीच में, जब हिटलर की नाजी सेना ने नीदरलैंड्स पर कब्जा कर लिया था। तो उस वक्त जब ये छिपके रहे थे तो उस वक्त की स्टोरी बताई गई है। तो ये लिखा गया है सैटरडे 20 जून 1942 को। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। डायरी लिखना मेरे लिए एक बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस है। इसलिए नहीं कि मैंने इससे पहले कभी नहीं लिखा, बल्कि इसलिए कि मुझे लगता है कि जो मैंने इसमें लिखा है, मेरे जो व्यूज़ मैंने इसमें लिखे हैं, वो ना तो अभी और ना ही बाद में मुझे या किसी और को उसमें कोई इंटरेस्ट होगा, क्योंकि लोग सोचेंगे 13 साल की लड़की ने लिखा है तो शायद वो इसमें कोई इंटरेस्ट लेंगे भी नहीं। ओह वेल, इट डजेंट मैटर, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लिखने का मन करता है और उससे भी ज़्यादा मैं अपने मन में जो बातें चल रही है, जो फीलिंग्स चल रही है, उनको बाहर निकालना चाहती हूँ। कितनी अच्छी लाइन लिखी है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर के पास लोगों से भी ज़्यादा पेशेंस होता है। हाँ, पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है। और मेरा ये भी कोई प्लानिंग नहीं है कि मेरी इस स्टिफ बैक्ड होती है जो जिल्द चढ़ी होती है, जो नोटबुक है जिसको कि मैं डायरी रेफ़र करती हूँ, कि कोई इसको बैठ के पढ़े। और मैं इसमें तब तक लिखती रहूँगी जब तक कि कोई मुझे रियल फ्रेंड नहीं मिल जाए, और इसलिए इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। मैं इस डायरी में केवल फैक्ट्स लिखना नहीं चाहती जैसा कि बहुत लोग करते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये डायरी जो है मेरी फ्रेंड बने, और मैं इस फ्रेंड का नाम किटी रखना चाहती हूँ। अब वो वेनसडे जुलाई 8 1942 को लिखती है, डियरेस्ट किटी, मेरी प्यारी किटी, मेरी प्यारी डायरी। ऐसा लगता है कि संडे मॉर्निंग आए बहुत दिन हो चुके हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो संडे मॉर्निंग होती है वो पीसफुल होती है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इनकी लाइफ में तो ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम्स थे कि वो संडे मॉर्निंग पीसफुल फीलिंग आ नहीं पा रही थी। सो मच हैज़ हैपेंड, बहुत कुछ हो चुका है हमारे साथ। इतनी सारी चीज़ें हुई है कि पूरा जो संसार है, पूरी जो दुनिया है, वो ही उलट पुलट हो गई है। लेकिन किटी, तुम देख सकती हो कि इस पूरे प्रॉब्लम्स में, इस पूरे वायलेंस में मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। और मेरे पापा कहते हैं कि यही अपने आप में बहुत अच्छी बात है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोग ज़िंदा हैं। अब हाइडिंग, हमें छिपना है, कहाँ छुपेंगे? क्या हम सिटी में छिपेंगे, कंट्री में छुपेंगे, हाउस में छुपेंगे, या फिर किसी झोंपड़ी में छिपेंगे? कब, कहाँ और कैसे? ये क्वेश्चन थे जो मुझे पूछने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन हमेशा मेरे दिमाग में घूमते रहते थे। क्यों इजाज़त नहीं थी? क्योंकि पेरेंट्स को भी पता नहीं था कि वो कहाँ रुकने वाले हैं। भाग्य से इट वॉज़न्ट एज हॉट एज संडे, तो रविवार जितनी गर्मी नहीं थी, पूरे दिन हल्की बारिश होती रही। तो हम चारों ने इतने सारे कपड़े पहने कि ऐसा लगा मानो हम फ्रिज में वक्त बिताने जा रहे हैं। हमने क्यों पहना? ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े दूसरी जगह पे ले जाने का मौका मिल सके। क्योंकि हमारी कंडीशन में अगर कोई भी जूइश आदमी घर छोड़ के जाए और उसके पास बहुत बड़ा सूटकेस हो, तो वो घर से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं कर सकता था। और मुझे अब भी नहीं पता था कि हम कहाँ छिपने जा रहे थे।
तो वो ज़्यादा कपड़े क्यों पहन के जा रहे थे, ताकि उनको सूटकेस में कम कपड़े ले जाने पड़े, क्योंकि अगर हैवी सूटकेस होगा तो उनको दिक्कत हो सकती थी। 7:30 बजे हमने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। हम वहाँ से जल्दी निकलना चाहते थे और बिल्कुल सेफ़ली हमारे डेस्टिनेशन पे पहुँचना चाहते थे। हमें और कुछ हमारे लिए मायने नहीं रखता था। तो डियरेस्ट किटी, मेरी डायरी, तुमसे कल मिलते हैं, तुम्हारी एनए। थर्सडे 9th जुलाई 1942, वो डायरी में लिखती है। सो देयर वी वर, फादर, मदर एंड आई, वॉकिंग इन द पोरिंग रेन, ईच ऑफ अस with a school bag and a shopping bag filled to the brim with the most varied assortment of items. हम पिताजी, माताजी, मैं तेज बारिश में पैदल चल रहे थे। हम में से हर एक के पास एक स्कूल बैग था, एक शॉपिंग बैग था, उसमें बहुत तरह की चीज़ें भरी हुई थी। सुबह काम पर जाने वाले लोग हमें बड़े सिंपैथेटिक नज़रों से देख रहे थे और उनके चेहरे बता रहे थे कि उन्हें भी भाई कहीं ना कहीं ये अफसोस है कि वे हमारी कोई मदद नहीं कर सकते और ना ही कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ़र कर सकते थे, क्योंकि हमारे ऊपर वो ज्यूइश वाला येलो स्टार लगा हुआ था जो बता रहा था हम ज्यूइश है, तो वो हमारी हेल्प नहीं कर सकते थे। तो फाइनली हमारा जो हाइडिंग प्लेस था वो पापा की ऑफिस बिल्डिंग में लोकेटेड था। उस बिल्डिंग का डिस्क्रिप्शन यह है। जो हॉल है उससे ऊपर की तरफ जाती हुई, मीन्स थर्ड फ्लोर पे जाती हुई लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं और जो सीढ़ियों के ऊपर एक छोटा सा खुला स्थान है जिसके दोनों तरफ दरवाजे हैं और जो दरवाज़ा है लेफ़्ट का, वो आपको जहाँ पे मसाले रखते हैं उस स्टोरेज एरिया में लेके जाता है। ठीक है, एटिक मतलब छत या अटारी पे, और जो घर के सामने वाला हिस्सा है वहाँ लेके जाता है। A typically Dutch, very steep, ankle-twisting flight of stairs also run from the front part of the house to another door, opening onto the street. तो ये बहुत ही टिपिकल डच स्टाइल में बना है। यहाँ पे खड़ी सीढ़ियाँ हैं जो घुटने मोड़ के एंकल मोड़ देने वाली है और सीढ़ियों का एक लंबा हिस्सा भी जाता है घर के सामने वाले हिस्से से एक दूसरे दरवाजे की तरफ, जो कि रोड पे जाके खुलता है। और जो डोर है राइट में, वो कहाँ पे जाता है, वो एक सीक्रेट एनेक्स के वहाँ पे जाता है जो कि घर के पीछे है। किसी भी इंसान को ये शक नहीं होगा कि भाई एक प्लेन ग्रे डोर के पीछे इतने सारे रूम्स हो सकते हैं। तो मैंने आपको, मतलब मेरी डायरी को, ये पूरा का पूरा प्यारा सा जो सीक्रेट जगह है, सीक्रेट हिस्सा है, वो शेयर कर दिया है तुम्हारी एनए। तो डियर किटी, जो हमारी ये सीक्रेट एनेक्स है, सीक्रेट छुपने की जगह, सच में सीक्रेट बन गई है, क्योंकि जो लोग हैं छिपाई गई साइकिलों की तलाश के चक्कर में घर घर की तलाशी ले रहे थे। तो इसलिए मिस्टर कुगलर, जो कि मेरे पिताजी की एक एम्प्लॉय थे, जो लोगों की हेल्प कर रहे थे सीक्रेट एनेक्स में छिपने के लिए, उन्होंने हमारे दरवाजे के सामने, सीक्रेट एनेक्स के दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ी किताबों की अलमारी बनवा दी। ये अलमारी दरवाजे की तरह खुलती है और जो मिस्टर वॉस्कोइल है, उन्होंने कारपेंट्री वर्क करवा के वो अलमारी बनवा दी। अब फ्राइडे अक्टूबर 9th 1942 को क्या हुआ? डियर किटी, आज मेरे पास तुम्हारे को कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, पर बहुत ही बुरा और बहुत ही डिप्रेसिंग है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। हमारे बहुत सारे जूइश फ्रेंड्स और बहुत सारे जूइश जान पहचान के लोग पकड़ के ले जाए जा रहे हैं और गेस्टापो उनके साथ बहुत ही रफली बिहेव कर रही है। गेस्टापो जो है वो नाज़ी जर्मनी के सीक्रेट पुलिस है और उन्हें जानवरों को ले जाने वाली ट्रेन्स में भर के वेस्टरबॉर्ग भेज रही है। ये डेंथरे का बड़ा शिविर है जहाँ सभी जूइश को भेजा जा रहा है। तो मिएप ने हमको बताया है, मिएप चाइल्ड्स एक हेल्पर है जो कि उन लोगों की हेल्प करते हैं जो कि सीक्रेट एनेक्स में छिपे हैं। तो वो बताते हैं कि एक व्यक्ति एनी हाउ वहाँ से भागकर निकल गया। कहाँ से? वेस्टरबॉर्ग से। और जो वेस्टरबॉर्ग है ये बहुत ही गंदी जगह है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ज़्यादा खाना को नहीं मिलता, बहुत कम पानी पीने को मिलता है और पानी भी दिन में सिर्फ 1 घंटे ही अवेलेबल है। केवल एक ही टॉयलेट है वहाँ पे और उस एक टॉयलेट को 1000 लोग यूज़ कर रहे हैं। औरतें और आदमी सेम रूम में ही सोते हैं और औरतों के और बच्चों के जो सर हैं उनके बाल हटवा दिए जाते हैं और वहाँ से भाग पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब हॉलैंड की हालत इतनी गई गुजरी है, इतनी बुरी है, तो उन रिमोट एरियाज़ का और उन असभ्य एरियाज़ की क्या स्थिति होगी जहाँ पर जर्मन उन्हें भेज रहे हैं। वाह, क्या महान इंसान है ये जर्मन। और सोचो मैं भी उन्हीं में से एक जर्मन हूँ। ये सही नहीं है। हिटलर ने बहुत ही पहले हम लोगों की नेशनलिटी भी छीन ली थी। तुम्हारी एनए। एक्चुअली एनए ने जर्मन लोगों को इनह्यूमन बोला है क्योंकि वो हॉलैंड में तो लोगों के साथ बहुत बुरा बिहेव कर ही रहे थे,
लेकिन वो कह रही थी कि ये जर्मन्स लोग कितने असभ्य हो गए हैं कि ये ज्यूज़ को वेस्टरबोर्ग भेज रहे हैं और वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना टेरिबल है, ना खाने को है, ना पीने को है, न सिंगल टॉयलेट है, बदबू आ रही है, हज़ारों लोग रह रहे हैं। तो कितने बुरे लोग हैं ये। फिर वो मन में सोचती है कि हाँ, मैं भी तो जर्मन हूँ। लेकिन वो कहती है लेकिन अब मैं जर्मन रही नहीं, क्यों? क्योंकि हिटलर चांसलर थे जर्मन के, उन्होंने हम सबकी नेशनलिटी तो छीन ही ली, तो मैं तो अब जर्मन हुई नहीं। जर्मन के लोग अब रुथलेस असभ्य हो चुके हैं। प्यारी किटी। मिस्टर डसल एक डेंटिस्ट है और फ्रैंक मतलब जो एनी फ्रैंक के पापा हैं, उनके एक जान पहचान के आदमी हैं, वो भी उनके साथ एनेक्स में छिपे हुए थे। डुसेल ने हमें बाहर की दुनिया की खबर दी थी और जो कि हम बहुत पहले ही भूल गए हैं। उनके पास एक सैड न्यूज़ थी। बहुत सारे फ्रेंड्स और जान पहचान के जो लोग थे, उनको बहुत ही दुर्भाग्य के साथ, बहुत ही भयानक भाग्य के साथ ले जाया गया है। एक रात के बाद दूसरी बात मिलिट्री व्हीकल जो होते हैं वो गलियों में चक्कर लगाते हैं और हर डोर पे एक नॉक करते हैं, डोर को खटखटाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पे कोई ज्यूज़ या यहूदी रहता है। इफ़ सो द होल फैमिली इज़ इमीडिएटली टेकन अवे। और अगर पूरी फैमिली ज्यूज़ है तो इस पूरी फैमिली को ये लोग ले जाते हैं और अगर उस घर में कोई भी ज्यूज़ नहीं है तो वो अगले घर की तरफ जाते हैं। इन नाजीज़ लोगों से बच पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप हाइडिंग में नहीं जाओगे तो आप बच नहीं पाओगे। ऐसे लगता है कि जैसे गुलामों की हंटिंग हो रही है पूरे दिन के लिए। आई डोंट मीन टू मेक लाइट ऑफ दिस, मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेजिक है। इवनिंग्स में जब अंधेरा हो जाता है तो मैं देखती हूँ कि बहुत लंबी लाइंस होती है बिल्कुल अच्छे इनोसेंट लोगों की, जिनके साथ उनके रोते हुए बच्चे होते हैं जो कि चलते चले जा रहे हैं। और एक आदमी है जिसको ऑर्डर दिया गया है, कौन होगा वो आदमी? सैनिक। वो उन्हें धक्का देकर आगे बढ़ाते जा रहे हैं और उन्हें ऐसे धक्का देते हैं तेज तेज मानो कि वो गिरने ही वाले हो। हम लोग बहुत भाग्यशाली है यहाँ पे क्योंकि हम उस दिक्कतों से, उन प्रॉब्लम से थोड़ा सा दूर हैं। आई फील विक्ड स्लीपिंग इन अ वार्म बेड। तो मुझे बड़ा बुरा लगता है जब मैं इस गर्म बिस्तर पे सोती हूँ क्योंकि कहीं दूर कहीं बाहर मेरे जो बहुत अच्छे दोस्त हैं वो एग्जॉशन से थक कर गिर रहे हैं या फिर उनके ग्राउंड पर धक्का मार के गिराया जा रहा है। ये लोग इस डिस्टर्बेंस और अपहीवल से इसलिए दूर है क्योंकि ये लोग सीक्रेट एनेक्स में छिपे हुए हैं। अगर ये छिपे हुए नहीं होते तो इनके साथ भी वही सब होता जो दूसरे ज्यूज़ के साथ हो रहा है। जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उन सबको कहा गया है कि वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पे साइन करें कि वो लोग जर्मन्स के साथ सिंपेथाइज है और नए ऑर्डर को अप्रूव करते हैं। 80% ने डिसाइड किया है कि ओबे द डिक्टेट्स ऑफ देयर कॉन्शियंस, कि जो उनकी अंतरात्मा आदेश देगी वो उसको ओबे करेंगे। लेकिन जो जर्मन ऑफिशियल स्टेटमेंट पे साइन नहीं करेंगे उनकी पेनल्टी भी बहुत ही कठोर होगी। कोई भी स्टूडेंट अगर साइन करने के लिए मना करता है तो उसे जर्मनी के लेबर कैंप में भेजा जाएगा। और सोचो व्हाट टू बिकम ऑफ द यूथ ऑफ आवर कंट्री इफ़ दे हैव ऑल गॉट टू डू हार्ड लेबर इन जर्मनी। और क्या होगा हमारे देश के जवानों का, यूथ का, अगर उनको जर्मनी में हार्ड लेबर करना पड़ेगा तो। अब वेनसडे मार्च 29 1944 को वो लिखती है, डियरेस्ट किटी, मिस्टर बॉल्केस्टिन द कैबिनेट मिनिस्टर स्पीकिंग ऑन द डच ब्रॉडकास्ट फ्रॉम लंडन सेड that after the war a collection would be made of diaries and letters dealing with the war। तो बॉल्केस्टिन जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने डच ब्रॉडकास्ट पर बोलते हुए कहा कि जब वॉर हो जाएगा तो उस वॉर के बाद में जो भी डायरीज होगी और जो लेटर्स होंगे जिनमें इस वॉर के बारे में लिखा गया है या जो इस वॉर से डील करते हैं उनको कलेक्ट किया जाएगा। ऑफ कोर्स एवरीवन पाउंस्ड ऑन माय डायरी। जाहिर सी बात है कि हर कोई मेरी डायरी के लिए क्रेजी होगा। इमेजिन करो कितना इंटरेस्टिंग होगा कि अगर मैं इसको पब्लिश कर पाऊँ और सीक्रेट एनेक्स के बारे में बता पाऊँ। द टाइटल अलोन वुड मेक पीपल थिंक इट वॉज ए डिटेक्टिव स्टोरी, क्योंकि अगर मैं इसका टाइटल सीक्रेट एनेक्स रखूँगी तो लोग इसको लेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये एक डिटेक्टिव स्टोरी है। सीरियसली थ्रू 10 years आफ्टर द वॉर पीपल वुड फाइंड इट वेरी अम्यूजिंग टू रीड हाउ वी लिव्ड। सीरियसली जब ये वॉर ख़त्म हो जाएगा तो इसके 10 साल बाद लोग इसको बड़ा एंटरटेनिंग पाएंगे कि भाई हम कैसे रहते थे, हम क्या खाते थे और हम क्या बातें करते थे छिपे हुए एरियाज में। ऑल्दो आई टेल यू अ ग्रेट डील अबाउट आवर लाइव्स, यू स्टिल नो वेरी लिटिल अबाउट अस। मैंने तुम्हें अभी तक हमारी बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई है जीवन के बारे में, लेकिन डायरी तुम अब भी हमारे बारे में बहुत कम जानती हो। हाउ फ्राइटेंड द वीमेन वर ड्यूरिंग एयर रेड्स लास्ट संडे।
लास्ट संडे जब एयर के थ्रू, हवा के थ्रू हमले हुए थे, रेड्स मारी गई थी, तो औरतें कितना डर गई थी। एग्जाम्पल के लिए, व्हेन 350 ब्रिटिश प्लेन्स ड्रॉप्ड 550 टन्स ऑफ बॉम्ब्स ऑन इज़्मुद्दीन सो दैट द हाउस ट्रेम्बल्ड। तो एग्जाम्पल के लिए 350 ब्रिटिश प्लेन से 550 टन्स ऑफ बॉम्ब्स गिराए गए थे। कहाँ पे? इज़्मुद्दीन पे। इज़्मुद्दीन एक पोर्ट सिटी है नॉर्थ हॉलैंड पे। हॉलैंड नीदरलैंड का पुराना नाम है। तो जो हाउस थे वो पूरे काँप गए थे, लाइक ब्लेड्स ऑफ ग्रास इन द विंड। और ऐसे काँप गए थे जैसे विंड के साथ जो ग्रास की ब्लेड्स काँप जाती है ना, हिल जाती है पूरी, उसी तरह से ये लोग काँप गए थे। या फिर बहुत सारी एपिडेमिक्स यहाँ पे आ रही है। यू नो नथिंग ऑफ दीज मैटर्स। तुम इन सब मैटर्स के बारे में कुछ नहीं जानती। एंड इट वुड टेक मी ऑल डे टू डिस्क्राइब एवरीथिंग डाउन टू द लास्ट डिटेल। और शायद मुझे पूरा दिन लग जाएगा हर कुछ डिटेल में बताने में। पीपल हैव टू स्टैंड इन लाइन टू बाय वेजिटेबल्स। लोगों को लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था सब्जियां खरीदने के लिए और सारे तरह के गुड्स खरीदने के लिए। डॉक्टर अपने पेशेंट्स को विजिट नहीं कर सकते थे, क्योंकि जैसे वो अपनी पीठ फिराते उसी वक्त में उनकी कार और बाइक्स जो थी वो चोरी हो जाती थी। और चोरी और डकैतियाँ इतनी कॉमन हो गई थी कि आप सोचने लगोगे कि डच लोगों को अचानक हो क्या गया था कि वो इतनी चोरी करने लगे। छोटे छोटे बच्चे जो कि 8 या 11 साल के थे, वो लोगों के घरों की विंडो को तोड़कर जो भी उनके हाथ में आता था उसको चुरा के ले जाते थे। लोगों में ये हिम्मत ही नहीं बची कि वो अपना घर खाली छोड़कर इवन 5 मिनट के लिए भी जाए, क्योंकि अगर 5 मिनट के लिए भी वो कहीं जाते थे और लौट के आते थे तो वो पाते थे कि भाई उनका सारा घर लुट चुका है। थर्सडे February 3, 1944। प्यारी किटी, इन्वेजन फीवर इज माउंटिंग डेली थ्रू आउट द कंट्री। पूरे दिन कि कहाँ अटैक होना है उसकी चर्चा की उत्सुकता लोगों में बढ़ती चली जा रही थी। पेपर्स में सारे टाइम पे सिर्फ इन्वेजन अटैक से जुड़ी खबरें ही होती थी और हर कोई पागल हो रहा था इन स्टेटमेंट्स के पीछे। मतलब घबरा रहे थे, पागल हो रहे थे। तो उसमें छप के आता था कि यदि ब्रिटिश सेना हॉलैंड में उतरती है तो जो जर्मन लोग हैं वो देश की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, हर संभव कोशिश करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर देश में बाढ़ भी ला देंगे। हॉलैंड नीदरलैंड का पुराना नाम है, ठीक है। उन लोगों ने हॉलैंड के जो मैप्स थे उनको भी पब्लिश किया। जितना संभावित जो बाढ़ आने वाले एरियाज थे उनको मार्क किया, क्योंकि एम्स्टर्डम का एक बहुत बड़ा एरिया भी उन्हीं एरियाज में दिखाया गया। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि यदि सड़कों पर पानी हमारी कमर से ऊपर तक भर गया तो हम क्या करेंगे। मैं तो अब इस पॉइंट पे पहुंच गई हूँ जहाँ पे मैं शायद ये परवाह करती हूँ कि मैं ज़िंदा रहूँगी या नहीं, और मैं बस समय को अपना काम करने दूँगी क्योंकि टाइम बहुत बड़ा होता है। मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूँगी और शायद अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी अन्य। मेरी प्यारी किटी, द वेदर्स बीन वंडरफुल सिंस यस्टरडे एंड आई हैव पर्क्ड अप क्वाइट अ बिट। तो वेदर कल से थोड़ा सा बेटर है और मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। माई राइटिंग द बेस्ट थिंग आई हैव। मेरी राइटिंग जो मेरा बहुत बड़ा पावर है और मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ है, अच्छे से आगे बढ़ रहा है। और मैं हर मॉर्निंग में एटिक पे जाती हूँ, छत पे जाती हूँ टू गेट द स्टेल एयर आउट ऑफ माई लंग्स, मेरे फेफड़ों से बासी हवा बाहर निकालने के लिए। तो मैंने आज ब्लू स्काई की तरफ देखा और ओस से चमकते हुए चेस्टनट के पेड़ देखे, हवा में उड़ती हुई चांदी सी चमक बिखेरते समुद्री पक्षियों तथा दूसरे पक्षियों को देखा। बट आई ऑल्सो लुकड आउट द ओपन विंडो। लेकिन जब मैंने खुली खिड़की से एम्स्टर्डम के बड़े हिस्सों, घरों की छतों और दूर हॉराइजन तक जब मैंने मेरी नज़रें दौड़ाई तो हॉराइजन पर उस ब्लू स्काई की एक बहुत ही पेल, बहुत ही डिम स्ट्रिप दिख रही थी जो कि ऑलमोस्ट इनविजिबल ही थी। फिर मुझे फील आया कि इतनी अच्छी धूप है, इतना अच्छा नीला स्काई है, तो ये सब चीज़ें तो मैं आराम से एंजॉय कर सकती हूँ। मैं दुखी कैसे हो सकती हूँ। द बेस्ट रेमेडी फॉर दोज हु आर फ्राइटेंड, लोनली और अनहैप्पी इज़ टू गो आउटसाइड। जो लोग डरे हुए हैं, अकेले हैं या दुखी हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि वो बाहर जाएं, जहाँ वो सिर्फ अकेले इस नेचर के बीच में और इस स्काई के साथ रह सकें। फॉर देन एंड ओनली देन कैन यू फील दैट एवरीथिंग इज़ एज इट शुड बी। और शायद तभी तुम्हें महसूस होगा कि हर चीज़ वैसी ही है जैसी होनी चाहिए। मीन्स कि वो कह रही है कि जब आप नेचर के पास जाओगे और खुली हवा में सांस ले पाओगे तो आप इस सारे हजल बजल और वॉर से शायद फ्री होंगे और पीस फील कर पाओगे। तो जब तक ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद है तो मुझे कहीं ना कहीं होप है कि ये सारी चीज़ें यहीं पे रहेगी। कौन सी चीज़ें? जो प्रकृति से रिलेटेड चीज़ें हैं।
आई नो दैट देयर विल बी सोलेस फॉर एवरी सॉरो, क्योंकि मुझे लगता है कि हर दुख का कोई ना कोई कंफर्ट ज़रूर होता है। कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, मैं बहुत अच्छी तरह से बिलीव करती हूँ कि नेचर हर उस इंसान के लिए कंफर्ट लेके आती है जो कि सफ़र करता है। अब वो वेडनेसडे में 3 1944 को लिखती है, डियरेस्ट किटी, लास्ट 2 वीक से हम लोग हमारा लंच कर रहे हैं सैटरडेज को 11:30 पे। मॉर्निंग में वी हैव टू मेक डू विद अ कप ऑफ हॉट सीरियल्स, और हमारे पास कप भी हैं जिसमें गरम गरम सीरियल्स भी हैं। स्टार्टिंग टुमारो इट विल बी लाइक दिस एवरी डे, और शायद कल से हर रोज़ ऐसा ही होने वाला है। दैट सेव्स एज अ मील, तो उससे हमारा मील बच जाएगा। वेजिटेबल्स अभी भी बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ आ पाना। As you can do doubt imagine, we often say in despair, what's the point of the war? तो एज यू कैन नो डाउट इमेजिन, शायद तुम भी ये इमेजिन कर सकती हो, और शायद हम भी बड़े दुख में ये कहेंगे कि क्या मतलब है इन वॉर्स का। वाई ओ वाई कांट पीपल लिव टुगेदर पीसफुली, लोग एक साथ शांति से क्यों नहीं रह सकते हैं, क्यों ये डिस्ट्रक्शन है। ये क्वेश्चन समझने वाला है, बट अप टू नाउ नो वन हैज़ कम अप विद अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर। लेकिन इसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर किसी के पास भी नहीं है। क्यों इंग्लैंड बड़े से बड़े और बेटर एयरप्लेन्स और बॉम्ब जो है वो बना रहा है, और सेम टाइम पे ही बड़े बड़े घर बना रहा है और बड़ी मात्रा में बना रहा है। क्यों हर दिन वॉर के ऊपर लाखों मिलियंस खर्च किए जाते हैं। क्यों मेडिकल साइंस के लिए, आर्टिस्ट के लिए और गरीब लोगों के लिए पैसे नहीं होते लोगों के पास। वाई डू पीपल हैव टू स्टार्व व्हेन माउंटेन्स ऑफ फूड आर रोटिंग अवे इन द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्यों लोग भूखे मर रहे हैं जब वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में माउंटेन जितना खाना है, मतलब वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में इतना सारा खाना है, उसके बावजूद भी कई देशों में लोग भूखे मर रहे हैं। ओ ये लोग इतने पागल क्यों हैं वॉर को लेके। आई डोंट बिलीव द वॉर इज सिंपली द वर्क ऑफ पॉलिटिशियंस एंड कैपिटलिस्ट। मैं नहीं विश्वास करती कि जो युद्ध है वो पॉलिटिशियंस और पूंजीवादियों का काम है, बिल्कुल नहीं। कॉमन मैन भी पूरी तरह से गिल्टी है, दोषी है। अदरवाइज पीपल एंड नेशन वुड हैव रेबल्ड long ago। अन्यथा लोग और राष्ट्र बहुत पहले ही विद्रोह कर चुके होते कि हमें ये युद्ध नहीं चाहिए। तो इनके लिए कॉमन मैन भी रिस्पॉन्सिबल है। देयर इज़ अ डिस्ट्रक्टिव अर्ज इन पीपल, लोगों के अंदर भी एक डिस्ट्रक्शन की फीलिंग है, एक डिस्ट्रक्शन की प्रवृत्ति है। द अर्ज टू रेज एंड फाइट, जहाँ पे वो गुस्सा करते हैं और वो वहाँ पे लड़ने की इच्छा भी रखते हैं। एंड अनटिल ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी विदाउट exception undergoes a metamorphosis, wars will continue to be waste, and everything that has been carefully built up, cultivated, and grown will be cut down and destroyed only to start all over again। क्योंकि जब तक पूरी मानवता बिना किसी एक्सेप्शन या अपवाद के अपने बिहेवियर में चेंजेस नहीं लाएगी, तब तक युद्ध होते रहेंगे। और ये युद्ध जो है किसी की बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया हुआ, डेवलप किया गया, कल्टीवेटेड किया गया हर चीज़ को नष्ट कर देगा, और फिर सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं बहुत बार उदास हुई हूँ, लेकिन कभी निराश नहीं हुई। इवन जो मैं छिपी हुई हूँ और ये छिपी हुई जो ज़िंदगी जी रही हूँ, इसको भी मैं लाइफ का एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एडवेंचर मानती हूँ। मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि मैं दूसरी लड़कियों के कंपैरिजन में अलग और डिफरेंट जीवन जीऊँगी। मैं यहाँ पे जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो एक इंटरेस्टिंग लाइफ की न्यू बिगिनिंग है, और उसका भी एक रीज़न है, और केवल रीज़न ये है वाई आई हैव टू लाफ एट द ह्यूमरस साइड ऑफ द मोस्ट डेंजरस मोमेंट्स, कि मैं इन डेंजरस मोमेंट्स में, इन भयानक परिस्थितियों में भी एक ह्यूमरस या कुछ हंसी की चीज़ देखकर भी हंस लेती हूँ। आई एम यंग, मैं यंग हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ है, और मैं बहुत यंग हूँ और बहुत स्ट्रॉन्ग भी हूँ, तो मैं बिग एडवेंचर्स के थ्रू भी रह सकती हूँ। मैं बिल्कुल इस एडवेंचर के बीच में हूँ, इसलिए मैं पूरे दिन ये भी शिकायत नहीं कर सकती कि मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा। इस एडवेंचर में भी एक मज़ा है। मेरे पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। सबसे अच्छी ब्लेसिंग है खुशी, चीयरफुल बिहेवियर, और मैं मैच्योर हो रही हूँ और मेरे पास बहुत ताकत है। आई फील लिबरेशन ड्राइंग नियर, मुझे लगता है कि अब जो हमारी फ्रीडम है, जो लिबरेशन है, जो स्वतंत्रता है, वो पास आ रही है। मैं जो नेचर की ब्यूटी है और जो गुडनेस है लोगों के पास में, जो कि मेरे चारों तरफ है, वो भी मुझे महसूस होता है। हर दिन मुझे लगता है कि ये कितना अट्रैक्टिव है और कितना एंटरटेनिंग है ये एडवेंचर। तो फिर मैं निराश क्यों हूँ जब मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं।
सैटरडे जुलाई 15 1944 को वो लिखती है कि हमें लाइब्रेरी से एक बुक मिली है जिसका नाम है व्हाट डू यू थिंक ऑफ द मॉडर्न यंग गर्ल, तुम आधुनिक लड़की के बारे में क्या सोचते हो। तो मैं इस सब्जेक्ट को भी आज डिस्कस करना चाहती हूँ। तो जो राइटर है वो आज के जो यूथ हैं उनकी पूरी की पूरी क्रिटिसाइज करता है, और क्रिटिसाइज भी हेड से लेकर टो तक करता है, विदाउट डिसमिसिंग दैम ऑल एज होपलेस केसेस। वो उन्हें पूरी तरह निराशाजनक नहीं मानती, इसके विपरीत उसके मन में ये फील है इट विद इन देयर पावर टू बिल्ड अ बिगर बेटर एंड मोर ब्यूटीफुल वर्ल्ड, कि ये जो युवा वर्ग है इनके अंदर बहुत ताकत है और एक बहुत बड़ा, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा वर्ल्ड बनाने की पावर है। लेकिन भाई साहब, वो वर्ल्ड बनाना डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि वो एक जो ट्रू ब्यूटी है उसको कोई अटेंशन ही नहीं दे रहे हैं, उसके बारे में तो वो इवन सोच ही नहीं रहे हैं। तो उसके बारे में ना सोच के वो जो सुपरफिशियल थिंग्स है उन्हीं में ही उलझे रहते हैं। मैंने बुक में कहीं पढ़ा था कि अगर बहुत गहराई में जाया जाए तो जो यंग लोग हैं वो ओल्ड लोगों से भी ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं, और ये बात मेरे दिमाग में घुस चुकी है। एज़ फार एज आई कैन टेल इट्स ट्रू, और जितना दूर तक अगर मैं कहूँ तो ये बात शायद सच भी है। जहाँ तक मैं समझती हूँ बिल्कुल सच है। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि बड़ों के लिए जीवन बच्चों की तुलना में अधिक कठिन है, तो आंसर होगा नहीं। बड़े लोगों के अपने विचार होते हैं, वो खुद डिसीजंस लेते हैं और उन्हें अपने कामों पे इवन कॉन्फिडेंस भी होता है। It's twice as hard for us young people to hold on to our opinions at a time when ideas are being shattered and destroyed. और जो हमारे यंग लोग होते हैं उनके पास अपने ओपिनियन पे हर वक्त टिके रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब उनके आदर्श टूट रहे हों या फिर उनके सामने कुछ बहुत बुरी चीज़ आ रही हो या फिर कुछ चीज़ डिस्ट्रॉय हो रही हो, तो फिर हर इंसान को डाउट्स होने लगते हैं ट्रुथ और जस्टिस को लेके। तो कहने का मतलब ये है कि जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें अपने निर्णयों पे, अपने कामों पर विश्वास होता है, लेकिन जो यंग जनरेशन है उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब उनके आइडियाज़ शटर्ड हो रहे हों या डिस्ट्रॉय हो रहे हों, उनकी लाइफ में बहुत कुछ बुरा हो रहा हो, लोगों का विश्वास उठ रहा हो सत्य से या न्याय से, तो भी इन लोगों के जो ओपिनियंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इट इज़ अटरली इम्पॉसिबल फॉर मी टू बिल्ड माई लाइफ ऑन अ फाउंडेशन ऑफ chaos, सफरिंग एंड डेथ। तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं इस डिस्टर्बेंस, इस सफरिंग और डेथ के ऊपर अपना लाइफ बनाऊं। मैं इस पूरी दुनिया को एक वाइल्डरनेस में देख रही हूँ, एक ऐसी वर्ल्ड में देख रही हूँ जहाँ पे हर जगह पे उजाड़ हो रहा है, मतलब सब कुछ खत्म हो रहा है। आई हियर द अप्रोचिंग थंडर दैट वन डे विल डिस्ट्रॉय अस टू। मुझे वो आहट सुनाई आ रही है, वो थंडर सुनाई आ रहा है जो हमको एक दिन खत्म कर सकता है। मैं उन मिलियंस के दुखों को फील कर सकती हूँ। जब मैं आकाश की तरफ देखती हूँ तो मुझे एक चीज़ तो फील आती है या एक विश्वास होता है कि हर चीज़ शायद एक अच्छे चीज़ के लिए चेंज होती है, और एक दिन शायद सब कुछ बेटर होगा, क्रुएलिटी भी शायद ख़त्म हो जाएगी, दैट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी विल रिटर्न वंस मोर, और एक बार फिर से शांति और सुकून लौट के आएगा। यर्स एने एम फ्रैंक। तो एने फ्रैंक ये देखने के लिए ज़िंदा नहीं रही थी, क्योंकि इस वॉर में उसके फैमिली सारे मेंबर्स मर चुके थे एक्सेप्ट हर फादर, लेकिन इस डायरी ने उसे वर्ल्ड में इमॉर्टल बना दिया क्योंकि ये बहुत पॉपुलर हो चुकी है।